नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। और दोस्तों, याद से ये सिंधु घाटी की सभ्यता या इतिहास का जो भी पाठ्यक्रम इस यूट्यूब चैनल पे होगा वो इतना इजी वे में, आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कि जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी बीए का हो, उसे भी यहाँ से बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसका कोई प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग दोस्तों अब पूरा इतिहास के पाठ्यक्रम का चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग का जितना फैक्चुअल वाला पोर्शन था वो हम लोगों का हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राक हड़प्पा संस्कृति क्या है, क्योंकि ये लोग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि और ये प्राक हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ आपको प्रश्न बताएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्राक हड़प्पा संस्कृति के बाद चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, और इसकी निमोनिक्स बताएंगे, आपको ट्रिक्स बताएंगे याद करने की कि कैसे आप याद कर सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता कौन थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग चौथा हम लोगों का टॉपिक होगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया और किसने कहा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों बेसिकली आज के हमारे डिस्कशन के टॉपिक होंगे चार। दोस्तों, आज से कंटेंट बिल्कुल इजीली वे में निकलेगा ही निकलेगा। उसके साथ आपको बताना चाहेंगे, यह यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जाएगी, और वो भी आपको इतना कॉन्सेप्चुअल, इतना डेप्थ में कंटेंट दिया जाएगा कि जो आपको हर जगह पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा। और साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल है विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कुछ आगे बढ़ने से पहले बस आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम लोग इस YouTube चैनल पे इतिहास लेखन की भी क्लासेस कर रहे हैं, जो 3 क्लासेज हो चुकी है। इसमें मैंने आपको साम्राज्यवादी, उपयोगितावादी, प्राच्यवादी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में बता चुके हैं। तो जो लोग हिस्ट्रियोग्राफी या इतिहास लेखन की क्लासेस देखना चाहें तो ये प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ दोस्तों हम लोग अपना पाषाण काल वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों हम लोग इतिहास की कितनी क्लासेज कर चुके हैं? 46। तो जिन लोगों ने ये 46 या 46 क्लासेज नहीं देखी हैं, जो लोग आगामी परीक्षाएं देना चाहते हैं वो इसको देख सकते हैं। अब लोग हम दोस्तों पहला हमारा टॉपिक है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो दोस्तों, सभ्यता सिविलाइजेशन होती है और संस्कृति क्या होता है? कल्चर। तो दोस्तों, जब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सभ्यता है, जैसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शादी। तो शादी में क्या होता है? तो एक होता है मन, एक होता है तन। तो जब शादी किसी की होने वाली होती है तो मन में क्या होता है? उमंग होता है, भय होता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। और दूसरे व्यक्ति के में क्या चल रहा होता है? हलचल, अर्थात माँ। हलचल किसके में चल रही होती है? माँ। तो दोस्तों जो संस्कृति होती है, संस्कृति कौन है? माँ है। तो संस्कृति की कोख से ही सभ्यता का जन्म होता है, अर्थात माँ सभ्यताएं मरणशील होती हैं और बदलती रहती हैं। आप ऐसे समझिए कि जो सभ्यताएं होती हैं वो समय और स्थान के साथ क्या है? सभ्यताएं बदल जाती हैं। इसी के आधार पर सभ्य और असभ्य सभ्यताएं होती हैं। तो ये सभ्यताएं क्या है? मरणशील हैं। लेकिन संस्कृतियां क्या है? मूर्त इमारत हैं, ये कभी मरती नहीं है। संस्कृतियों का रूप बदलता है। तो आप ये यहाँ पे इतना तो समझ ही गए हैं कि सभ्यताएं क्या है? मरणशील होती हैं। आप ऐसा समझिए कि समस्त दिखने वाली चीजें मरती हैं। जो भी चीजें हमें आपको आंख से आप दिखती है, आपको लोग आंख से जो भी देखते हैं वो मरती हैं, और जो मरती हैं वह दिखती हैं। जो भी चीजें मरणशील है, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, जानवर, ये सब क्या है? ये दिखते हैं इसलिए मरते हैं, और जो दिखते हैं वही मरते हैं। ये वही सभ्यता है। तो जो भी हम लोग देखते हैं वही सभ्यता है, जबकि संस्कृतियां क्या है? अमूर्त है। अमूर्त मतलब ये कभी नहीं मरती हैं। ये सभ्यताएं स्वतंत्र नहीं होती हैं, तो संस्कृति की कोख से जन्म लेती हैं। ये भी याद रखिए, ये सभ्यताएं क्या होती है? स्वतंत्र नहीं होती हैं, इन संस्कृतियों की कोख से जन्म लेती हैं। तो आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि जो सभ्यताएं होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है, संस्कृतियां अमूर्त होती हैं। और सभ्यताएं क्या होती हैं? संस्कृतियों की कोख से जन्म लेती हैं। सभ्यताएं जिंदा होती है, मरती हैं, और जो दिखती है वो जो मरती हैं वो दिखती हैं। और ये सब क्या है? सभ्यताएं। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि सेंदव सभ्यता। हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता या सेंदव संस्कृति थी, इसके दोस्तों 3 क्रमिक चरण थे। तो पहले कौन सा चरण आया? पहले को आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आया है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। ये हम लोगों के सिलेबस में यही हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता क्या है।
उसके बाद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है उत्तर हड़प्पा सभ्यता। तो आप ये टर्म पे याद रखिए क्योंकि लोग प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा पे कंफ्यूज आते हैं। तो ये प्राक हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों क्या हुआ, ये नगरीय जीवन का बीजारोपण था। मतलब जब आप हड़प्पा हड़प्पा काल क्या था, नगरीय सभ्यता थी, तो इससे पहले के कल्चर को क्या कहते थे, प्राक हड़प्पा। और जो हड़प्पा सभ्यता आई ये विकसित हड़प्पा सभ्यता हो गई। और उत्तर हड़प्पा में क्या हुआ, ये क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता में क्या था दोस्तों, नगरों का विकास हुआ, और दिन उत्तर हड़प्पा में क्या हुआ, नगरों का पतन हुआ। तो उत्तर हड़प्पा में क्या हुआ, नगरीकरण का पतन का काल। इसे क्या कहते हैं उत्तर हड़प्पा को दोस्तों, उपसिंधु संस्कृति या हड़प्पोत्तर कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग ये तो जान गए कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, कि सभ्यताएं संस्कृति की कोख से जन्म लेती हैं, सभ्यताएं मरती हैं, दिखती हैं, जो दिखती हैं वो मरती हैं, लेकिन संस्कृतियां कैसी हैं, अमूर्त हैं। अब दोस्तों हम लोग पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि प्राक हड़प्पा संस्कृति क्या है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति के कुछ प्रश्न जानेंगे, फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे और इस सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नाम क्यों रखा गया। तो हम चर्चा करते हैं कि प्राक हड़प्पा सभ्यता क्या थी। तो दोस्तों ये प्राक हड़प्पा सभ्यता कब थी, ये हड़प्पा सभ्यता से पहली सभ्यता को क्या कहते हैं, प्राक हड़प्पा संस्कृति। तो दोस्तों इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनकी मैं आपको यहाँ पे चर्चा करता हूँ। तो आप लोग ये याद रखिए कि जब मैंने आपको नवपाषाण काल पढ़ाया था, और नवपाषाण काल के बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच के चरमोत्सव के बीच के संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती है। ये प्राक हड़प्पा क्या है, ये ना तो नवपाषाण काल है ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो इन दोनों के बीच की जो संस्कृति थी उसे प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि नवपाषाण युग और सिंधु सभ्यता के चरमोत्कर्ष के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती है कौन, प्राक सेंधव बस्तियां। और ये प्राक सेंधव जो संस्कृति थी इसके बारे में किसने बताया, वो भी पूछा जा चुका एग्जाम में, कि प्राक सेंधव बस्तियों को प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का नाम किसने दिया। तो दोस्तों ये आंसर दिया है मुगल रफीक मुगल ने। तो आप इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में यूजीसी नेट वगैरह में बहुत पूछा जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये संस्कृतियां जो प्राक हड़प्पा संस्कृतियां थी ये किसका प्रतिनिधित्व करती थी। दोस्तों ये प्रतिनिधित्व करती थी ताम्रपाषाण काल का। अगर पूछा जाए कि प्राक हड़प्पा संस्कृतियां किस काल से संबंधित हैं तो ताम्रपाषाण काल। और दोस्तों ये प्राक हड़प्पा संस्कृतियों का महत्व क्या है, दोस्तों जो सेंधव सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, तो दोस्तों जो इतिहासकार है सेंधव सभ्यता के उद्भव के मूल तत्वों को इन्हीं संस्कृतियों में खोजा जाना चाहिए। कैसे जो हड़प्पा सभ्यता हुई उसका उद्भव कहाँ खोजा जाना चाहिए, उसके पिताजी कौन है, प्राक हड़प्पा संस्कृति। दोस्तों इन संस्कृतियों के बारे में क्या हुआ, ये मृदभांडों के आधार पर पुराविद जो भारत के थे उन्होंने प्राक सेंधव संस्कृतियों को अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित किया। जैसे पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, जो प्राक हड़प्पा संस्कृतियां थी उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया, दक्षिणी बलूचिस्तान में बांटा, उत्तरी बलूचिस्तान और सिंध ये प्रांत हैं। तो यहाँ पे प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन थी, कोयटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, आमरी। और उत्तरी बलूचिस्तान में कौन थी, जाब संस्कृति। सिंध में दोस्तों कौन थी, कोटदीजी और आमरी। दोस्तों ये आमरी वाला प्रश्न पूछा जा चुका है और ये कुल्ली वाला संस्कृत पूछा जा चुका है। भारत में दोस्तों प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन थी, तो राजस्थान में पाई गई है सोती संस्कृति। बहुत क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है, तो आप ये सोती संस्कृति को याद रखिए। सोती संस्कृति क्या है, प्राक हड़प्पा संस्कृति। अब दोस्तों हम लोग अपने सेकेंड सेगमेंट पे चलेंगे, थर्ड सेगमेंट में चलेंगे। पहले हमने आपको बताया सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन थी। अब हम आपको बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, बातों को अगर आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है तो इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें और लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता और इसके निर्माता कौन थे। ये प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन लोगों ने बसाया। तो दोस्तों इसके मुख्य निर्माता थे भूमध्य सागरी मेडिटेरियन। आप ये क्या कर सकते हैं, आप ये याद रख सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निर्माता कौन थे। तो ये थे दोस्तों भूमध्य सागरी, और मैं इसकी एक निमोनिक्स भी बताऊंगा याद करने की। तो भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन इसके थे मुख्य निर्माता, जो भूमध्य सागरी लोग थे। तो कैसे दोस्तों ये थे, तो ये इसके क्योंकि ज्यादातर कंकाल किसके पाए गए, भूमध्य सागरी लोगों के मिलते हैं। और वर्तमान में दोस्तों ये भूमध्य सागरी लोग कौन है, भारत की जो अनुसूचित जातियां हैं वो हैं। और अनुसूचित जातियों के बारे में दोस्तों आपको एक पॉइंट बताना चाहेंगे कि ये सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा थे। जब आप लोग मैं आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहां पे
ठक्कर बाबा के बप्पा के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो जो अनुसूचित, सर्वप्रथम ठक्कर बाबा ने अनुसूचित जातियों और जनजातीय शब्द का प्रयोग किया। ये इन्हीं ने ये शब्द प्रयोग किया था, अनुसूचित या जनजातीय शब्द का प्रयोग किया था। तो आप लोग ये याद रखिए कि भारत की अनुसूचित जातियां भूमध्य सागरीय है और मुख्य निर्माता सिंधु घाटी सभ्यता के कौन है? भूमध्य सागरीय। और इसके सहायक और कौन कौन से लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है? तो अब आपको मैं बता रहा हूँ निमोनिक्स याद करने की ट्रिक्स दोस्तों। और सह निर्माता कौन है? मुख्य निर्माता तो आपको पता चल गया, भूमध्य सागरीय लोग थे। सेकेंड थे अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड। आप निमोनिक्स याद रखिए, घड़ी का आप लोग टाइम देखते हैं एएम और पीएम, तो एएम पीएम याद रखिए, एएम पीएम। ए से दोस्तों अल्पाइन, एम से मेडिटेरियन, पी से प्रोटेस्टलाइड और एम से मंगोलाइड। और ये मेडिटेरियन क्या थे? ये मुख्य निर्माता थे। तो ये आपको चारों जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हुए हैं, ये 4 प्रकार के प्रजातियां भारत में लोग थे। दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में निग्रो नहीं आते हैं, क्योंकि ये लोग प्रश्न गलत कर देते हैं। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, और उसमें ऑप्शन था अल्पाइन, मंगोलाइड और भूमध्य सागरीय और निग्रो। लोगों ने निग्रो को भी सही मान लिया, लेकिन निग्रो प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड में नहीं आते हैं। आप लोग बस ये याद रखिए, एएम पीएम, अल्पाइन, मेडिटेरियन, प्रोटेस्टलाइड और मंगोलाइड। दोस्तों इस तरीके से आप लोग क्या समझ गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्माता भूमध्य सागरीय थे, क्योंकि ज्यादातर कंकाल भूमध्य सागर के लोगों को मिले हैं। और ये सब भारत की वर्तमान में अनुसूचित जातियां हैं। ठक्कर बप्पा ने इसका नाम दिया था, और इसके सह निर्माता अल्पाइन, प्रोटेस्टलाइड और मंगोलाइड है। और आपको याद करने की ट्रिक एएम और पीएम। अब दोस्तों मैं आपको बेली बता दूं, फिर उसके बाद आपको चलेंगे आप कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये घाटी क्या होती है? तो घाटी दोस्तों पहाड़ की भी घाटी होती है, नदी की भी घाटी। तो ये घाटी में ही मनुष्य क्यों बसा? क्योंकि प्राचीन मानव सभ्यता पहाड़ों और नदी घाटी में बसी थी। क्यों बसी थी? कि पहाड़ों पर जीव भी होते थे, नदियों में पानी भी होता था। इन जीवों से वो अपना भोजन का बंदोबस्त कर लेता था, नदियों से पानी की व्यवस्था हो जाती थी। इसीलिए दोस्तों वो इन घाटियों में बसता था। यह व्यवस्था दोस्तों लौह युग तक चली, मतलब महाजनपद काल तक। इसमें पाषाण काल में क्या था? पहाड़ थी, नदियां थी। ताम्र पाषाण काल में क्या था? पहाड़ थी, नदियां थी। और कांस्य युगीन जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, आईवीसी, इसमें भी दोस्तों पहाड़ और नदियां थी। लेकिन जब महाजनपद में मनुष्य आया, जब उसमें लोह की खोज कर ली, तो वो पेड़ों को काटने लगा और अन्य व्यवस्था करने लगा, नदी पानी निकालने लगा। इस तरीके से उसका जीवन यापन ही बदल गया। अब दोस्तों आपको ये भी बताना, देखो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप भी जानते हैं ब्रोंज कल्चर था। लोहे की खोज होते ही मानव मैदानों में आ गया। क्यों आया? क्योंकि लोहे से ड्रिल करके पानी निकालना सीख चुका था। कौन? मनुष्य। अब आप कहेंगे कितनी गहरी खुदाई थोड़ी कर लेता होगा मनुष्य। दोस्तों पहले ये पानी निकल आता था 10-15 मीटर पे, 10-15 फीट पे। पहले वाटर लेवल बहुत हाई था, अब इधर हो गया है 100 फीट पे पानी नहीं निकल रहा है। जैसे जैसे पहाड़ों से नदियों से दूर हुआ दोस्तों, उसमें विकृतियां आने लगी, सहनशीलता नहीं रही। पहाड़ पे क्या होता है? पहाड़ का व्यक्ति सहनशील होता है, लेकिन मैदान का व्यक्ति सहनशील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज सहज रूप से मिलने लगी, तो इसलिए क्या है? सहनशीलता आने लगी। अब दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे कि ये तो कहानी। अब हम लोग लास्ट सेगमेंट पे चलेंगे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है और किसने कहा। बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं, तो जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा और क्यों कहा। तो दोस्तों पहले क्या था, जब सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान हुई, तो ये इसे इंडस या सिंधु नदी तंत्र के आसपास इसके जो स्थान थे वो मिले। कौन कौन सी नदी थी? सिंधु। और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां थी, जैसे सिंधु की सहायक नदी कौन है? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, शोक, सरस्वती, काबुल, स्वात। तो इन नदियों के किनारे इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले। कहां कहां से ये स्थान मिले? अफगानिस्तान से मिले, पाकिस्तान से मिले, भारत से मिले, और इन तीनों देशों से रिलेटेड डेप्थ में आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तो इनका विस्तार दोस्तों 3 देशों में था। लेकिन समस्या क्या थी? सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये स्थान मिले थे, लेकिन समस्या क्या बाद में हुई कि इसके अवशेष गंगा नदी तंत्र में मिलने लगे, जैसे आलमगीरपुर, अन्य जो मेरठ साइड में कई स्थानों से मिले। तो अब यह नाम अनुचित हो गया। क्यों? अब स्थान जो मिले थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी तंत्र से ही तो मिले, नहीं मिले। अब तो गंगा नदी तंत्र से भी मिलने लगे। तो इस समस्या का दोस्तों समाधान किसने किया था? जॉन मार्शल। तो आपको यही याद रखना है कि किस इतिहासकार, किस ब्रिटिशर्स ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। तो जॉन मार्शल ने रखा।
इसका नाम हटाकर क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। और हड़प्पा सभ्यता दोस्तों क्यों रखा था, हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा, भारत में यह इस प्राचीनतम शहरी सभ्यता का पहला ही उत्खनन स्थल है। हड़प्पा का सबसे पहला उत्खनन हुआ था इसलिए, तो पहली जिस वस्तु का जो पहला होता है इसीलिए उसका नाम उन्होंने जॉन मार्शल ने क्या कर दिया, हड़प्पा सभ्यता। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि सिंधु नदी तंत्र का बाद में हड़प्पा सभ्यता क्यों हुआ, सिंधु नदी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता इसीलिए हो गया क्योंकि ये जो पहले क्या स्टार्टिंग में जो उत्खनित स्थान थे वो सिंधु नदी के या उसकी सहायक नदियों में पाए गए, लेकिन बाद में गंगा नदी तंत्र के आसपास भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान प्राप्त होने लगे, इसलिए जॉन मार्शल ने हड़प्पा स्थान का सबसे पहले उत्खनन हुआ था, इसलिए उसी का नाम रख दिया। दोस्तों आपको अगर सब पॉइंट समझ में आ गए हो तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। अगले सेगमेंट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।